डियर फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में हम लोग कवर करने जा रहे हैं साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान का सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए तैयार किया गया है। ठीक है, यहाँ जितने सारे क्वेश्चन को हम लोग कवर करेंगे वो सारे क्वेश्चन आपका सिलेक्टेड क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग बोर्ड एग्जाम में बैठने से पहले ये सभी क्वेश्चन को आप लोग कवर करेंगे। ठीक है, काफी सिंपल वे में और आसान तरीके से सभी क्वेश्चन को हम लोग डील करेंगे। शुरू से लेकर लास्ट तक देखना और अच्छा तरह से आप लोगों को समझ में आएगा। ठीक है, साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान है तो आप थोड़ा आपको लॉजिकली बातों को मेरी समझना पड़ेगा। अगर ध्यान से अगर 100% सुनिएगा तो यही याद हो जाएगा, फिर दोबारा इसको रिपीट करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। तो डियर्स, आप लोगों को याद होगा कि इससे पहली वाली जो क्लास हुई थी तो 1 से लेकर के 18 तक यानी 1 से लेकर के 18 क्वेश्चन तक जो है हम लोगों ने कवर कर लिया था। ठीक है, तो चलिए हम लोग जो स्टार्ट करेंगे, सेकंड आपका जो स्टार्ट होगा वो आपका 19 क्वेश्चन यानी 19वां नंबर क्वेश्चन से आपका स्टार्ट होगा। काफी सिंपल और आसान तरीके से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे सारी चीजों को, है ना। साइकोलॉजी में जो क्वेश्चन आते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में सब्जेक्टिव क्वेश्चन बिल्कुल आसान लैंग्वेज में आते हैं, बिल्कुल आसान आसान पूछे जाते हैं, इसलिए आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, काफी सिंपल है। तो 19 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आया कि इदम और अहम में अंतर बताइए। ठीक है, ये आपका ईगो, सुपर ईगो और ईगो, सुपर ईगो, इड, ये तीनों चीज आपको पढ़ाया गया है। ठीक है, चैप्टर आपका सेकंड है ना, आत्म और व्यक्तित्व में आप पढ़े हैं। ठीक है, और पहला चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए, साइकोलॉजी में 4 चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है, वो आप लोग उसको कवर कर लेंगे। ठीक है, 4 चैप्टर शुरुआत के। ठीक है, तो यहाँ आपको जो इसमें क्या पूछा गया अंतर पूछा गया। ठीक है, तो तबीयत खराब है, मेंशन करना। ठीक है, दो इदम सुख के नियम द्वारा निर्देशित होते हैं, जबकि अहम जो होते हैं ये आपकी वास्तविकता के नियम द्वारा निर्देशित होते हैं। सुख की अगर प्राप्ति होगी वो आपकी इदम कहलाएंगे। इदम जो है वो आपके सुख की प्राप्ति की ओर दर्शाता है, सुख की प्राप्ति की ओर लेके जाता है, लेकिन वही आपका जो अहम है ये आपके वास्तविकता के नियम द्वारा निर्देशित होते हैं। जो रियलिटी है, जो यथार्थ चीज है, उसी चीज के द्वारा ये निर्देशित होता है आपका अहम। ठीक है, फिर दूसरा पॉइंट कह रहा है कि इदम को समय और वास्तविकता का ज्ञान नहीं होता है। ठीक है, यानी इदम जो है आपके इसमें समय और वास्तविकता का ज्ञान नहीं होता है। कहने का मतलब ये हुआ कि इसकी समय और जरूर इसको समय यानी स्थिति के अनुसार और वास्तविकता यानी यथार्थ के अनुसार इसको चेंज करने की जरूरत नहीं होती है। मतलब इस पर इदम पर यथार्थवादी और समय का कोई इफेक्ट यानी प्रभाव नहीं पड़ता है। फिर दूसरा है अहम को है यह समय तथा वास्तविकता का ज्ञान रहता है, यानी अहम को इसमें जो है समय और वास्तविकता का ज्ञान इसमें रहता है। अंतर पूछा जाएगा। ठीक है, अंतर पूछा जाएगा, हो सके यहां से आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बना करके आपको पूछ दे। ठीक है, तीसरा है इदम पूर्णतः अचेतन है, जबकि अहम पूर्णतः चेतन तथा अचेतन दोनों है। यहां इस बात को आप लोग याद रखिएगा। यहां क्या कह रहा है, इदम जो है पूर्णतः अचेतन है। आप जानते हैं कि फ्राइड के द्वारा मन के 3 भाग बताए गए, चेतन, अर्धचेतन और अचेतन। चेतन, अर्धचेतन और अचेतन। ठीक है, ये 3 भाग आपको बताए गए, ये तीनों भाग को आपको याद रखना है। ठीक है, चेतन में वही सारी चीजें आएगी जो आप वर्तमान में आप कर रहे हैं। आप वर्तमान में जो भी क्रियाएं कर रहे हैं, जो भी मानसिक क्रियाएं हो रही है, वो सारा चीज जो आएगा आपका चेतन में आएगा। ठीक है, और वही आपका सॉरी अर्धचेतन की अगर बात करें, ठीक है, तबीयत थोड़ा सा खराब है, मेंशन कीजिएगा। ठीक है, अर्धचेतन की अगर बात करें तो अर्धचेतन में आपकी वो सारी चीज आ जाएंगी जिसको आप रिकॉल करने पर पूरा तरह से आपको याद हो जाएगा, है ना। जिसको आप भूल चुके हैं और उसको याद कीजिएगा तो याद अगर हो जाता है तो वो सारी चीजें कहां स्टोर रहती है, अर्धचेतन में। अचेतन में क्या रहता है, तो अचेतन में वो सारी चीजें रहती है, अचेतन में वो सारी चीजें रहती है जिसको आप भूल चुके हैं, जिसको याद करने पर भी याद नहीं होगा। ठीक है, तो मन के 3 भाग फ्राइड के द्वारा बताए गए थे, तो इसको आपको याद रखनी है। ठीक है, तो चलिए फ्राइड के द्वारा, हाँ, मन के 3 भाग। अब चलो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आया कि फ्राइड के मनोलैंगिक विकास की 5 अवस्थाओं का वर्णन करें। देखिए, ये काफी इंपॉर्टेंट है। फ्राइड ने, जो मनोवैज्ञानिक है, जो साइकोलॉजिस्ट है, वो काफी फेमस है आपके साइकोलॉजी के दुनिया में। ठीक है, साइकोलॉजी के दुनिया में जो फ्राइड है वो काफी फेमस है, तो इस चीज को हम लोगों को ध्यान में रखनी है। इस बातों को हम लोगों को ध्यान में रखनी है। देखिए, ये जो सिद्धांत है इनका मनोलैंगिक सिद्धांत कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में रिपीट हुए हैं, लॉन्ग क्वेश्चन में, 5 मार्क्स के क्वेश्चन में, तो आपको ध्यान देनी है। देखिए, फ्राइड के अनुसार व्यक्तित्व विकास 5 विभिन्न अवस्थाओं में होता है, 5 अलग अलग अवस्थाओं में होता है। क्योंकि इन अवस्थाओं में व्यक्तित्व का विकास लैंगिक विकास के परिणाम स्वरूप होता है, अतः इसे व्यक्तित्व विकास का मनोलैंगिक अवस्था भी कहा जाता है। यानी फ्राइड के मनोलैंगिक विकास या फिर इसको लैंगिक विकास की अवस्थाएं भी कहेंगे। अब यहां जो होता है, यहां कहने का मतलब यह हुआ कि व्यक्ति का जो व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी जो डेवलपमेंट होती है उसकी, वो उसकी लैंगिकता पर डिपेंड करता है ना, उसकी सेक्सुअलिटी पर डिपेंड करता है, लैंगिकता पर डिपेंड करता है
कि उसकी पर्सनालिटी कितना रेट से कितना तरीके से विकसित हो रही है, उस चीज पर डिपेंड करता है। अब यहां देखेंगे, है ना, तो यहां अगर बात कीजिएगा तो पहला स्टेज की अगर बात करें तो इसको मुखावस्था बोलेंगे, ऑरल स्टेज, है ना, मुख अवस्था या फिर मुखावस्था, ऑरल स्टेज। अब इसमें बच्चों को जो सुख की प्राप्ति होती है, लैंगिक सुख की प्राप्ति होती है, वो मुख से होता है, चूस करके, है ना, काट करके, चीर करके, चबा करके, है ना। तो उनको ये सब चूसना, काटना, चबाना, इससे उनको मनोलैंगिक की प्राप्ति, मनोलैंगिक संतुष्टि की प्राप्ति होती है। ठीक है, मनोलैंगिक संतुष्टि की इसको प्राप्ति होती है। और इस अवस्था में जो व्यक्तित्व का निर्माण होगा वो किस पर डिपेंड करेगा, मुखावस्था पर डिपेंड करेगा। और व्यक्तित्व निर्माण आपके मनोलैंगिक संतुष्टि पर डिपेंड करता है, इसलिए इसी अवस्था पर जो है, मुखावस्था पर, व्यक्तित्व निर्माण भी डिपेंड करेगा। अब देखो, व्यक्तित्व की यह पहली अवस्था है जो जन्म से लेकर के करीब 2 साल तक होता है, यानी 0 से 2 साल तक जो है, ये जो है आपका मुखावस्था होता है। 0 से 2 साल तक मुखावस्था होती है। इस अवस्था में बच्चे मुंह द्वारा की जाने वाली सभी क्रियाओं, जैसे कि चूसना, निगलना, बलबलाना, जबड़ा से कोई भी चीज को दबाना आदि द्वारा लैंगिक सुख की प्राप्ति करता है। समझ गए, लैंगिक सुख की प्राप्ति करता है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब चलो सेकेंड स्टेज की बात करें तो इसमें गुदा अवस्था। देखो, इसमें जो बच्चे होंगे ना, वो मलमूत्र त्याग करके उनको सुख और शांति मिलती है। ठीक है, मलमूत्र त्याग करके उसको सुख और शांति मिलती है, ये उसका अवस्था जो है, ये अनल स्टेज कहलाएगा। ठीक है, ये कौन सा अवस्था, अनल स्टेज यानी गुदा अवस्था कहलाएगा। यानी यह अवस्था 2 से 3 साल, कितना, 2 से 3 साल की आयु के बीच होती है ना। 0 से 2 की अगर बात करें तो मुखावस्था, 0 से 2 की बात करें तो मुखावस्था, 2 से 3 की अगर बात करें तो यह गुदा अवस्था हो जाएगा। ठीक है, इस अवस्था में बच्चे लैंगिक उत्तेजन मुंह से प्राप्त करके ना, मुंह से प्राप्त ना करके गुदा क्षेत्र से प्राप्त करते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि इस अवस्था में शरीर सुख गुदा क्षेत्र से में आ जाता है, शारीरिक सुख गुदा क्षेत्र में आ जाता है, और बच्चे मलमूत्र त्यागने से संबंधित क्रियाओं से आनंद उठाते हैं और उनका एक तरह से विकास होता है। ठीक है, ये दूसरा अवस्था हो गया। अब देखो, लिंग प्रधान अवस्था, इसमें जो होगा, बच्चा जैसे इस अवस्था में पहुंचेगा, फैलिक स्टेज इसको बोलते हैं, तो इसमें जो है ना, सेक्सुअलिटी जो आपकी मनोप्रवृत्ति है, वो चीज ज्यादा देखने के लिए मिलेंगे, चाहे वो मेल हो या फिर फीमेल, है ना, बेबी हो या फिर आपका बेबी में से गर्ल्स हो या फिर बॉयज हो। ठीक है, दोनों में जो है इस अवस्था में आते थे लिंग प्रधानता की जो लक्षण है वो दिखने लगते हैं। अब स्टेज में क्या होगा कि ये स्टेज व्यक्तित्व विकास की यह तीसरी अवस्था है। इस अवस्था में 4 से 6 साल के आयु में होती है यह अवस्था। इस अवस्था में बच्चे स्त्री तथा पुरुष में भिन्नता को समझने लगते हैं। मतलब 4 से 6 साल के बच्चे का जब एज 4 साल हो जाएगा या फिर 6 साल हो जाएगा, इसके बीच में बच्चे जो हैं स्त्री और पुरुष में अंतर समझने लगते हैं। हाँ, ये मेरे पापा है, हाँ ये मेरी मम्मी है ना। अंतर, डिफरेंसिबिलिटी जो होती है उसको आपको अंडरस्टूड करने लगते हैं बच्चे। फिर आगे कहा गया है कि इस अवस्था में बच्चे पुरुष और अंतर समझ में। फ्रायड का दावा था कि इन अवस्था में प्रत्येक लड़का में मातृ मनोग्रंथि ओडिपस कॉम्प्लेक्स और लड़कियों में जो है इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स पाई जाती है। ठीक है, तो लड़कों में ओडिपस कॉम्प्लेक्स और लड़कियों में इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स ग्रंथि पाई जाएगी। अब ये दो ग्रंथि दोनों में पाए जाते हैं। तो ओडिपस कॉम्प्लेक्स जो होता है लड़कों में, इस कॉम्प्लेक्स के जो स्त्रवन होते हैं, जो सेक्रेशन होता है, जो हार्मोन निकलती है, उससे वो अपने पिता से क्या करते हैं, कंपटीशन करते हैं, और वो जो है अपने पिता से मतलब दूर जाते हैं और अपने माता के करीब जाते हैं। ठीक है, वही अगर बात करें लड़कियों की, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स उनमें पाई जाती है लड़कियों में, गर्ल्स में, और उनके सेक्रेशन से, उनके हार्मोन के सेक्रेशन से वहां क्या होता है कि लड़कियां जो है वो अपनी माता से दूर जाती है और पिता के करीब जाते हैं। ठीक है, यानी माता से नफरत और पिता से लगाव। वहीं लड़कों में ओडिपस कॉम्प्लेक्स के सेक्रेशन के कारण पिता से नफरत, माता से लगाव। ठीक है, तो ये ओडिपस कॉम्प्लेक्स बॉयज में एंड इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स गर्ल्स में प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, और ये दोनों का जो है, ये दोनों का जब सेक्रेशन होता है तो ये सेम लिंग के प्रति, यानी लड़की है तो अपना माता के प्रति और लड़का है तो अपने पिता के प्रति गुस्सा दिखाते हैं। ठीक है, अब चलो आगे की अगर बात करें तो इस अवस्था में अब क्या होगा। देखो यहां अगर बात करें तो कह रहा है कि तथा प्रत्येक लड़की में इलेक्ट्रा पाई जाती है।
मातृ मनोग्रंथि में लड़का अचेतन रूप में अपनी माता से लैंगिक प्रेम की इच्छा रखते हैं, वही पिता से घृणा करते हैं, और मातृ लड़की जो है उसी तरह से माता से मतलब ज्यादा लगाव, मम्मी से ज्यादा लगाव नहीं और पिता से ज्यादा मतलब लगाव हो जाते हैं। अब ये इस तरह की जो स्थिति है बॉयज एंड गर्ल्स यानी मेल एंड फीमेल है ना, दोनों में पाई जाती है, क्योंकि दोनों में इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स है, दोनों में पाई जाती है, जिस कारण इस अवस्था को मानसिक अंतर्द्वंद यानी इनर कन्फ्लिक्ट कहा गया है। इसको इनर कन्फ्लिक्ट यानी मानसिक अंतर्द्वंद कहा गया है। समझ गए? अब चलो अगला जो अवस्था है वो अव्यक्तता अवस्था। ये क्या है? अव्यक्तता अवस्था, लेटेंसी स्टेज। ये अवस्था 6 या 7 साल की उम्र से शुरू होकर 12 साल की आयु तक रहती है ना। 6 या 7 साल से शुरू होगा और 12 साल तक ये अवस्था जाएगा। फिर उसके बाद क्या होती है कि इस अवस्था की मुख्य विशेषता यह है कि इसमें बच्चों में लैंगिकता के प्रति प्रकट या व्यक्त इच्छा बहुत कम दिखती है। ठीक है, ये आपकी हो जाएंगी अव्यक्त अवस्था में जो लैंगिकता होती है ना, तो बच्चे जो यहाँ होते हैं 6 से 7 साल, 6 या 7 साल से 12 साल के बीच जो होते हैं बच्चे, अब वो अपना खेल में मस्त हो जाते हैं, खेल में वो मस्त हो जाते हैं। अब उनके अंदर जो इलेक्ट्रा और ऑडिपस कॉम्प्लेक्स जो है वो ज्यादा एक्टिव नहीं रहते हैं, वो थोड़ा सा डिएक्टिव हो जाते हैं, और बच्चों में लैंगिकता के जो स्वरूप होते हैं उसका जो मनोप्रवृत्ति वो थोड़ा सा कम दिखने लगता है। ठीक है, ये जो है अव्यक्त अवस्था में होता है। 4 स्टेज हो गया। अब 5वां स्टेज जो है, 5वां स्टेज जिसको जनेंद्रिय अवस्था कहते हैं, इसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, हाँ, ये अवस्था 13 साल से शुरू होकर निरंतर चलती है। यानी जैसे 13 साल स्टार्ट हुआ है ना, 13 इयर्स जैसे स्टार्ट हुआ तो ये स्टेज स्टार्ट होती है और लगातार ये स्टेज चलती रहती है। ठीक है, जिसमें किशोर अवस्था तथा वयस्क अवस्था दोनों ही सम्मिलित होते हैं। इस अवस्था के प्रारंभ के कुछ वर्ष जो किशोर अवस्था के होते हैं वो व्यक्तियों में अपने ही लिंग के व्यक्तियों के साथ रहने, उठने बैठने, बातचीत करने की प्रवृत्ति अधिक तीव्र हो जाती है। मतलब इस अवस्था में आते आते बच्चे अगर गर्ल्स हैं तो गर्ल्स के साथ दोस्ती करेगी, लड़का है बॉयज है तो बॉयज के साथ दोस्ती करेगा। ठीक है, यानी यहाँ जो एंटी जो सेक्स है उसके प्रति यहाँ अब कोई अट्रैक्शन नहीं दिखेगा। यहाँ जो होगा बॉयज है तो बॉयज के साथ, बॉय है लड़का है तो लड़का से साथ दोस्ती करेगा, लड़की है तो लड़की के साथ दोस्ती करेगी। ठीक है, यानी अगर लड़की है तो सहेली बनाएगी, लड़का है तो फ्रेंड यानी जो लड़का है दोस्त है उनको अपने फ्रेंड बनाएंगे। ठीक है, इस अवस्था में आते आते, क्योंकि इस अवस्था में जैसे बच्चा इन करते हैं 13 साल प्लस होते बच्चा, तो वो फिर जब 15 16 17 आ जाते हैं तो फिर वो अपने व्यवसायिक करियर के बारे में सोचने लगते हैं। अब उनका दिमाग खुल जाता है कि भाई जो इंटरनल जो चेंजिंग हो रही है, हार्मोन जो सिक्रेशन हो रहा है, तो ये नेचुरली है, इसमें ज्यादा घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है, तो ये सब चीज जो होते हैं आपके जनन इंद्रिय अवस्था में होता है। ठीक है, तो ये अवस्था को आप अगर पूछा जाएगा बोर्ड एग्जाम में तो हम कुछ नहीं कहेंगे, हम सिर्फ यही कहेंगे भाई कि अभी लास्ट टाइम में आपको कुछ रट्टा मार के याद नहीं रखना। आपको क्या करना है कि फ्राइड के मनोलैंगिक विकास की 5 अवस्थाओं में से अवस्था का नाम सिर्फ नाम अगर सिर्फ याद रखिएगा ना तो क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। ठीक है, नाम याद रखना। पहली अवस्था मुखावस्था, दूसरा गुदावस्था, तीसरा लिंग प्रदान अवस्था, चौथा अव्यक्त अवस्था, 5वां जनेंद्रिय अवस्था। ठीक है, ये सारी अवस्थाएं आपको याद रखनी है। ठीक है, अब चलिए अगला हम चले हैं सेट 2 में। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि फ्राइड के मनोलैंगिक विकास की 5 अवस्थाओं का वर्णन करें। ठीक है, तो यह रिपीटेड हो गया, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये सारी चीजें हैं, ये आपकी 5 अवस्था जो है बताई गई, 5 अवस्था जो है आपको बताई गई है ना, कोई दिक्कत नहीं, इसमें आपको सारा चीज याद रखनी है। अब चलो क्वेश्चन आपका थर्ड आया, सॉरी वो रिपोर्ट हो गया था कि यूट्रेस और डिट्रेस में अंतर स्पष्ट कीजिए। 2021 में आपका आया हुआ क्वेश्चन है। देखो डिस्ट्रेस का मतलब होता है कोई भी नेगेटिव घटना घट जाने के कारण अपने लाइफ में या फिर जीवन में, किसी भी व्यक्ति के जीवन में, इस परिवेश में, इस जीवन में, किसी भी जीवन में अगर कोई नेगेटिव घटना घट जाती है या फिर कुछ नेगेटिव तथ्य होने की संभावना रहती है या फिर कोई नेगेटिव घटना घटने की संभावना रहती है, तो उससे रिलेटेड जो टेंशन होगा ना तो उसको कहेंगे डिस्ट्रेस। जैसे कि कल तूफान आएगा, ठीक है, पता 100% पता है कि कल तूफान आएगा, इतना ना तूफान आएगा कि घर द्वार जो है सब उड़ जाएगा, तो इससे थोड़ा बहुत तो टेंशन होगा ना बच्चे को, है ना। किसी भी बच्चे को नहीं, घर के मालिक को तो टेंशन होगा, तो ये जो टेंशन है उसको कहेंगे डिस्ट्रेस। ठीक है,
कल बाढ़ बढ़ रही है, बाढ़ की पानी तेजी से बढ़ रही है, ठीक है। तो सभी लोगों को टेंशन है गांव में कि गांव कहीं डूब न जाए, ठीक है, फसल कहीं दह न जाए, ठीक है। तो ये जो टेंशन है ना, इसको कहते हैं डिस्ट्रेस, ठीक है। अब वहां पॉजिटिव वे में अगर आप टेंशन लेना स्टार्ट करते हैं, है ना, अच्छा लड़के से शादी करेंगे, अच्छा लड़का से अच्छा लड़की से शादी करेंगे, अच्छा लड़का से शादी करूंगी, ठीक है, या फिर अच्छा करियर बनाऊंगी, अच्छा करियर बनाएंगे, अच्छा जॉब में जाऊंगी, अच्छा जॉब में जाएंगे, ये सब पॉजिटिव टेंशन है, अपने लाइफ के बारे में आप सोच रहे हैं, ठीक है। तो ये जो है इस प्रकार के टेंशन को बोलते हैं यूट्रेस, ठीक है, यूट्रेस। तो यूट्रेस आपके सफलता के रेट को बढ़ा रहा है, आपकी सफलता यानी सक्सेसफुल के रेट को जो है बढ़ाने का जो काम करता है वो आपका यूट्रेस करता है। अगर आपके अंदर यूट्रेस है तो फिर आपको टेंशन होगा, अगर ये नहीं तो बिल्कुल खाओ पियो जिंदगी मस्त, ठीक है। यूट्रेस होनी चाहिए, इतना भी ज्यादा नहीं कि वो डिस्ट्रेस बन जाए। अगर आप यूट्रेस को हाई लेवल तक लेके जाएंगे ना तो वो कब का वो कब का आपका डिस्ट्रेस में बदल जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। तो यूट्रेस का मतलब वो, हाँ, पॉजिटिवली सोचिए, कोई भी लाइफ में अच्छा चीज करने के लिए सोचिए, वो आपका यूट्रेस कहलाएगा, ठीक है। देख लेते क्या करें। सकारात्मक घटनाओं से उत्पन्न तनाव को यूट्रेस कहते हैं, जैसे नौकरी में पदोन्नति, जो भी जॉब कर रहे हैं उसमें आप प्रमोशन चाहते हैं, उच्च कुल में शादी, अच्छे खानदान में शादी, ठीक है। ये तो बच्चा नहीं है, हमको नहीं पता। यूट्रेस व्यक्ति को सफलता की ओर लेके जाते हैं। अगर आप यूट्रेस ले रहे हैं तो आप सफलता की ओर बढ़ रहे हैं। दूसरी तरफ नकारात्मक घटनाओं से उत्पन्न तनाव डिस्ट्रेस कहलाता है, जैसे किसी की मृत्यु अगर हो जाएगी, किसी का जॉब कैंसिल हो जाएगा, किसी की कोई दुर्घटना अगर घट जाएगी, उसका अगर कुछ हो गया, तो इस प्रकार के जो टेंशन होते हैं उसको कहते हैं डिस्ट्रेस। हाँ, उसको क्या कहेंगे, डिस्ट्रेस। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं इसमें। चलो अब अगला जो है, अगला क्या है कि तनाव के प्रकारों का अध्ययन करें। तनाव के कितने प्रकार होते हैं, है ना। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डिस्ट्रेस, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डिस्ट्रेस, है ना। प्लीज डिफाइन इट एंड एक्सप्रेशन इन सिंपल लैंग्वेज, ठीक है। तो नहीं ले सकते थे क्लास, लेकिन लेना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए यहां जो है तनाव के प्रकार के बारे में पूछा गया, 3-4 प्रकार आप याद रखना। पहला जो पर्यावरणीय तनाव। अब देखिए पर्यावरण में आप रहते हैं तो पर्यावरण में कोई भी चीज शांत नहीं है, रात को शांत रहते हैं लेकिन दिन को अशांत रहते हैं, ये गाड़ी, वो मोटर, ये चिल्ला रहा है, वो दौड़ रहा है, ठीक है। तो पर्यावरण में कुछ घटनाएं घटती रहती है, 24 घंटा पर्यावरण में घटनाएं घटती रहती है, फिर अशांति रहती है। तो ये घटनाएं घटित होने के कारण, ये अशांति होने के कारण जो आपके मन में दबाव उत्पन्न होता है, उसी को कहते हैं पर्यावरणीय दबाव या पर्यावरणीय तनाव, ठीक है। उसी को क्या बोलेंगे, पर्यावरणीय दबाव या पर्यावरणीय तनाव, ठीक है। पर्यावरणीय तनाव जैसे बाढ़, आग, भूकंप, वज्रपात आदि घटनाएं व्यक्ति में तनाव उत्पन्न करती है, ठीक है। इसके अतिरिक्त पर्यावरणीय प्रदूषण, भीड़ भाड़, ध्वनि प्रदूषण से भी तनाव उत्पन्न होता है, इसी को कहते हैं पर्यावरणीय तनाव। समझ गए। चलो अब आगे देखो, आगे की अगर बात करें, दूसरा है सामाजिक तनाव, सोशल स्ट्रेस की अगर बात करें तो परिवार में किसी की अगर मृत्यु हो जाएगी, या फिर आपको पड़ोसी से अगर झगड़ा हो जाएगा, या फिर पड़ोसी आपसे पीछे लग गए हैं आपके पर काटने के लिए, अब आप जब उड़ रहे हैं, जाहिर सी बात है कोई बंदा जब उड़ेगा सफलता की पाने के लिए, है ना, सफलता के आसमान में कोई बंदा जब उड़ेगा तो कोई पर काटने जरूर आएगा, ये बात है, ठीक है। कोई बंदा जब सफलता के आसमान में उड़ेंगे तो कोई पर काटने तुम्हारा जरूर आएगा, और वो पर काटने वाले पर पूरा निगाह रखना, पूरा नजर बना के रखना, ठीक है। और नजर बना के रखोगे तभी फिर अपने आप को सिक्योर समझ पाओगे, नहीं तो फिर ऐसे ऐसे लोग हैं समाज में ना कि थोड़ा सा अगर आगे बढ़े तो फिर आपके पीछे पकड़ लेंगे, लेकिन आपको इतना मजबूत बनना है कि वो अगर पीछा करे ना तो आपको मजा आए, आओ बेटा कितना पीछा करते हो मेरा, ठीक है। ये सारी चीजें। अब देखो सामाजिक तनाव की अगर बात करें तो जैसे कि अगर झगड़ालू पड़ोसी है, किसी से झगड़ा हो गया, किसी से टेंशन हो गया, था ना, किसी से तनावपूर्ण संबंध आपका सही नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार के जो टेंशन है ना तो सामाजिक तनाव कहते हैं। पर्यावरणीय तनाव, पर्यावरण में जो घटनाएं घटित होती है, प्रदूषण वगैरह, उससे पर्यावरणीय तनाव। समाज में आप रह रहे हैं, समाज का आप एक यूनिट है, एक इकाई है, उससे भी तनाव कभी कभी उत्पन्न होता है, वो सामाजिक तनाव कहलाएगा। मनोवैज्ञानिक तनाव यानी मन में उत्पन्न होने वाले तनाव को मनोवैज्ञानिक तनाव कहते हैं। यानी मनोवैज्ञानिक तनाव से तात्पर्य वैसे तनाव से है जिसे व्यक्ति स्वयं ही अपने मन में उत्पन्न करता है। कुंठा यानी फ्रस्ट्रेशन, फ्रस्ट्रेशन का मतलब होता है जब कोई व्यक्ति अपने सक्सेस की रास्ता की ओर चलते हैं,
अपनी सफलता को पाने के लिए, अपनी अचीवमेंट यानी अपनी सब सक्सेसफुल होने के लिए वो रास्ते पर चल रहे हैं, लेकिन लास्ट में उनको सफलता नहीं मिलती है, तो वो टेंशन में जाएंगे। जब वो टेंशन में जाएंगे तो उस प्रकार के टेंशन को कहते हैं फ्रस्ट्रेशन। उस प्रकार के टेंशन को क्या कहते हैं? फ्रस्ट्रेशन यानी कुंठा। अब देखिए कहा गया है द्विंदव यानी कन्फ्लिक्ट का मतलब होता है दो रास्ता। एक रास्ता ऐसा है और एक रास्ता ऐसा है। कन्फ्लिक्ट का मतलब हुआ कि आप किस रास्ते पे जाएंगे, वहां आप सोच रहे हैं किस रास्ते पे जाना बेटर रहेगा, है ना। मैंने एग्जांपल दिया था कि नया लड़का है, शादी करके लाया, ठीक है ना। उनकी वाइफ बोल रही है कि हम जो है क्या खाएंगे, हम वेजिटेरियन हैं, हम सब्जी खाएंगे। उनकी मम्मी बोल रही है कि हम जो है मछली खाएंगे, ठीक है, नॉन वेजिटेरियन। तो अगर वो लड़का अगर वाइफ का बात को नहीं मानती है तो वाइफ गुस्सा आएगी। अगर सब्जी लेके नहीं आते हैं वो लड़का तो वाइफ खुश हो जाएगी और माँ गुस्सा जाएगी। अगर मछली लेके आते हैं वो लड़का, माँ खुश हो जाएगी, लड़की जो शादी करके लाई है वाइफ फिर नाराज हो जाएगी। अब बताओ किसको मनाएगा वो, है ना। किसको बनाएगा? किसी एक को ही मना सकता है। दोनों में से कोई एक रास्ता को उसको चूज करना पड़ेगा। चाहे वो सब्जी खरीद के लाएगा, उसका वाइफ खुश हो जाएगी उससे और उसका माँ नाराज हो जाएगी, या फिर वो मछली खरीद के लाएगा, उनका माँ खुश हो जाएगी और उनका वाइफ नाराज हो जाएगी। दोनों में से कोई एक रास्ता में जाना पड़ेगा उसको, ठीक है। तो यहाँ जो अब वो सोचेगा कि कौन सा रास्ता में जाए, इधर 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 इधर, ठीक है। तो ये इधर इधर जब कर रहा है ना, जब वो सोच रहा है, जब दो रास्ता में फंसा हुआ इंसान है। अब देखो हम प्रैक्टिकल लाइफ में आपको बताएं, ठीक है। ये बहुत सारी चीजें हैं, इसके बहुत सारे डायमेंशन से, बहुत सारे क्षेत्र में से आदमी को गुजरना पड़ता है। जैसे कि जॉब, दो जॉब लग गया, दो जॉब में से कौन सा जॉब ले, कौन सा छोड़े, ऐसे जो अवस्थाएं होती है इसको कहते हैं कन्फ्लिक्ट। इस अवस्था को, इस सिचुएशन को क्या कहते हैं? कन्फ्लिक्ट यानी द्विंदव, ठीक है। दो रास्ते चूज करने की जब बारी आए तो वहां कन्फ्लिक्ट यानी द्विंदव होता है, ठीक है। तो ये है तथा आंतरिक तनाव से उत्पन्न तनाव मनोवैज्ञानिक तनाव कहते हैं। कन्फ्लिक्ट हो जाएगा, कुंठा हो जाएगा, फ्रस्ट्रेशन, कन्फ्लिक्ट, ये सब के कारण जो मन में दबाव उत्पन्न होती है उसको कहेंगे मनोवैज्ञानिक दबाव। समझ गए? तो ये तीन प्रकार आप याद रखना, पर्यावरणीय दबाव, मनोवैज्ञानिक दबाव और सामाजिक दबाव, ठीक है। तीन प्रकार, पर्यावरणीय तनाव या फिर दबाव। देखो इसके जगह अगर दबाव पूछ लेगा ना तो दबाव लिख देना, ठीक है। स्ट्रेस है ही, पर्यावरणीय दबाव, सामाजिक दबाव या फिर सामाजिक तनाव, मनोवैज्ञानिक दबाव या मनोवैज्ञानिक तनाव, तीन प्रकार समझ गए। अब चलो तनाव या दबाव का सामना करने की विभिन्न उपाय का वर्णन करें। अब तनाव या दबाव को सामना कैसे करेंगे, ठीक है। यानी अगर कोई व्यक्ति या फिर सुनो, अपने आप टेंशन में, ठीक, आप जो है किसमें? टेंशन में, लेकिन आपको टेंशन से बाहर निकलनी है। टेंशन से जब आपको बाहर निकलनी है तो आप उस टेंशन का सामना कैसे करेंगे, उस स्ट्रेस को कैसे झेलेंगे, उस स्ट्रेस को कम कैसे करेंगे, ठीक है। इसका उपाय बताइए, ठीक है। तो चलो इसका उपाय देते हैं। प्रतिबल का मतलब होता है स्ट्रेस। प्रतिबल का सामना करना या इसे कम करने के कई तरीके हैं। सर्वप्रथम तरीका यह है कि पारिवारिक कार्यक्रम। कोई भी व्यक्ति अगर टेंशन में है तो परिवार में थोड़ा एंजॉय होना चाहिए। जितने भी परिवार के लोग हैं थोड़ा बहुत कुछ फेस्टिवल वगैरह मनाओ, ठीक है, या फिर पार्टी वगैरह रखो, सारा चीज टेंशन दूर हो जाएगा, ठीक है। नहीं, अगर घर में पार्टी रखोगे तो फिर जो भी टेंशन है, घर नया लोग आएंगे, है ना, तो उनकी टेंशन थोड़ी सी कम हो जाएगी। तो ये क्या है? पारिवारिक कार्यक्रम। इस तरह से भी किसी भी व्यक्ति का जो है टेंशन को दूर किया जा सकता है। दूसरा है इसमें परिवार के सदस्यों के सक्रिय प्रयास से पीड़ित को तनाव से बचाने का प्रयास किया जाता है। दूसरा उपाय है ना, व्यवसायिक व्यवहार। अगर बच्चे को या फिर आदमी, कोई मेल फीमेल जो भी है, उनको अगर टेंशन रही सही मायने में अगर हो रही है तो उनको व्यवसाय में लगा दो, उनको काम में लगा दो, ठीक है। क्योंकि खाली दिमाग शैतान का घर होता है, ठीक है। खाली दिमाग जो होता है वो शैतान का घर होता है। जब वो काम में लग जाएगा तो उनके दिमाग में वो सारी चीजें नहीं आएगी जिसके कारण उनके दिमाग में टेंशन उत्पन्न होता है, ठीक है। कोई भी इंसान जब काम में लगा रहता है ना, अगर वो फालतू अगर रूम में बैठा रहेगा तो वो सारी चीजें उसके दिमाग में आना लाजिमी है, जरूरी है कि आएगा ही। और वो क्या होगा? मनोवैज्ञानिक दबाव झेलेगा, मन में उसकी मतलब अशांति उत्पन्न होगी और बहुत सारे कठिनाई का वो मन ही मन में उसका सामना करेंगे। जब काम में लग जाएगा, मतलब काम में ध्यान चल जाएगा, तो फिर वो स्ट्रेस उनकी कम हो जाएगी, थोड़ा टेंशन कम हो जाएगा। यार जाने दो, टेंशन बात होते रहता है सब लाइफ में। अपना काम करेंगे, पैसा कमाएंगे, जीवन को सेटल करेंगे, होता है कि नहीं? बस यही वोकेशनल यानी व्यावसायिक प्रक्रिया। अब देखो आगे क्या होगा। आगे कहा जाए हाँ, जिसमें जिसमें पीड़ित को एक उच्च उपयुक्त व्यवसाय में लगाकर उनका ध्यान प्रतिबल से दूर किया जाता है। तीसरा उपाय क्या होगा कि संज्ञान में परिवर्तन। अब देखो भाई, ये संज्ञान में परिवर्तन, हम तीन उपाय बताएं। संज्ञान में परिवर्तन देखो, हाँ कहा गया संज्ञान में परिवर्तन, संज्ञान में परिवर्तन। अब ये जो है संज्ञान का मतलब क्या होता है?
संज्ञान का मतलब था कॉग्निशन। आप दिमाग में जो सोच रहे हैं ना, आपकी जो सोच है, आपकी जो थॉट है, वही आपका क्या है, संज्ञान है ना, वही आपका संज्ञान है। आप सोच रहे हैं इसलिए आपको टेंशन हो रहा है, आप सोचना बंद कर दीजिए, टेंशन आपको नहीं होगा। आप सोच रहे हैं कि ये चीज अगर हो जाती तो ये चीज आज मेरे हाथ में रहता, है ना, तो ये चीज अगर हो जाती तो ये चीज मेरे हाथ में रहता। भाई क्यों हो जाती, नहीं होती तो क्या होता, जिंदगी जी लेते, है ना। अपने से नीचे वाले को देखो ना भाई, जो 10,000 रुपया महीना, 15,000 रुपया महीना कमाते हैं, 20,000 रुपया, 15,000 रुपया महीना कमा करके पूरा खुश रहते हैं, जो गल्फ कंट्रीज में जाके काम करते हैं रात दिन धूप में, ठीक है। इंडियन लोग बहुत सारे हैं, बांग्लादेशी भी है, पाकिस्तानी भी हैं, ठीक है। गल्फ कंट्रीज में पेट्रोल पंप, कोई ऊंट चराते हैं, कोई बकरी चराते हैं, कोई कुछ काम करते हैं, कोई कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, कोई पुल बनाते हैं, मजदूर का काम करते हैं, कोई पेट्रोल पंप में काम करते हैं। उन लोगों को इंडियन रुपीज में 25,000 20,000 मिल रहा है, फिर वो सर्टिफिकेशन है, इनकी सर्टिफिकेशन है ना, वो सेटिस्फाइड है अपनी लाइफ में, है ना, वो 25,000 20,000 में खुश है। लेकिन आप नहीं खुश हैं, क्यों नहीं खुश हैं? क्योंकि आपके संज्ञान में, आपके मन में ये चीज बस गया है कि हम जितना ज्यादा कमाएंगे और ज्यादा कमाएंगे और ज्यादा कमाएंगे, मतलब आपकी जो इच्छाएं हैं वो आपके आसमान चढ़ती जा रही है। इस पर कंट्रोल करो, है ना। जब आप इच्छा में, अपने संज्ञान में परिवर्तन लाएंगे, अपने सोच में परिवर्तन लाएंगे, तो फिर आपकी जो एक तरह से सोचने की जो दिशा है, या फिर आपके अंदर जो दबाव उत्पन्न हो रही है, वो कम हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहां अगर बात करें, संज्ञान में परिवर्तन का मतलब हुआ सोच में परिवर्तन, सोच को बदलो, ठीक है। संज्ञान में परिवर्तन का मतलब सीधा सीधा देहाती भाषा में समझो, सोच को बदलो, अपना थॉट को बदलो, चेंजिंग द थॉट, ठीक है। तो आपको क्या पूछा गया था, उपाय पूछा गया था, तनाव, दबाव, तनाव या प्रतिबल। देखो ये तीन जो वर्ड है ना, ये आपको समझना है। पहला है तनाव, तनाव होगा, दबाव होगा और प्रतिबल। ये तीनों हैं चचेरे भाई, ठीक है। ये तीनों अपने भाई है, चचेरे भाई तो फिर डिफरेंट हो जाएगा, अपने अपने भाई हैं, तीनों का गुण लगभग सेम है, तीनों का गुण सेम है, ठीक है। जब भी पूछेगा इसके बारे में लिख देना। हाँ, तो तनाव, दबाव या फिर प्रतिबल को कम करने के तीन उपाय। पहला उपाय पारिवारिक कार्यक्रम, दूसरा व्यवसायिक क्रियाकलाप, तीसरा क्या होगा कि उनको संज्ञान में परिवर्तन करना पड़ेगा। समझ गए? तो ये तीन उपाय है। अब चलो अगला जो है, अगला आपका क्वेश्चन आया भाई, क्या है कि प्रतिबल के स्रोतों का वर्णन करें। स्रोत का मतलब क्या होता है? स्रोत यानी सोर्स, यानी प्रतिबल यानी टेंशन जिससे उत्पन्न होती है उसका नाम लिखना। प्रतिबल के स्रोत किसको बोलेंगे? वह चीज जिससे प्रतिबल यानी टेंशन उत्पन्न होती है उसको कहते हैं प्रतिबल के स्रोत, है ना। जिससे प्रतिबल उत्पन्न होगा उसी को कहेंगे प्रतिबल के स्रोत। तो इसका स्रोत का उल्लेख करना। पहला जो है, व्यक्ति के जीवन में विभिन्न तरह की घटनाओं एवं परिस्थितियों से प्रतिबल उत्पन्न होती है, जिसे जिसे प्रतिबल का स्रोत कहा जाता है। प्रतिबल के प्रमुख स्रोत निम्नलिखित हैं। पहला जो स्रोत है वो क्या है? तनावपूर्ण घटना है। देखो आदमी के जीवन में हमेशा उतार चढ़ाव आते रहते हैं, ये बात आप नहीं कह सकते हैं, हम खुद आपके अपने बारे में बता रहे हैं। हम 2020 में जब इंटर कर रहे थे, है ना, 2020 में मेरा इंटर हुआ है, ठीक है। तो 20 में इंटर हुआ है तो कोरोना काल आ गया, ठीक है। कोरोना काल आ गया, एकदम घर में घूम रहे हैं और घर में किसान के बेटे हैं, इतना मकई का काम किया, मक्का वाला काम किया है ना, हमको बोलने में शर्म नहीं लगता, खुद हम किसान के बेटा हैं, हमको कोई झिझक नहीं है, ठीक है। जो क्योंकि किसान के बेटा है तो हम सीधा बोल दिए, हम बोलते हैं, ठीक है। तो घर में 2020 में जब कोरोना काल में रहे, जो मक्का वाला काम है, इतना जो मेज वाला काम होता, मक्का वाला काम, इतना काम किए, इतना काम किए। हम हैं और सर है, सर का घर मेरे गांव से लगभग एक गांव छोड़ के दूसरा गांव इनका घर है, सर के जो हिस्ट्री वाले सर हैं। और इनका भी हालत ठीक नहीं था, मेरा भी हालत ठीक नहीं था, ये भी घर में, हम भी घर में। उसी टाइम हम लोग मन बना लिए थे कि हम एक प्लेटफॉर्म बनाएंगे, हम दोनों जाकर के, और एक प्लेटफॉर्म में हम लोग पढ़ाएंगे। तो आज आप लोग के सामने, ठीक है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि जो सोचोगे वो न कर जाओगे। इसलिए अगर हम लोग 2020 में सोचते हैं क्या होगा लाइफ में, कुछ नहीं होने वाला है, छोड़ो रहने दो, डिमोटिव होकर बैठ जाते जिंदगी में, तो कुछ नहीं होता। आज आपके सामने, आज बिहार के नहीं, सिर्फ यूपी, बंगाल, झारखंड और उत्तराखंड, राजस्थान के सारे बच्चे हम लोग पहचानते हैं। आज ये पहचान हम लोग नहीं बना पाते, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि तनावपूर्ण घटनाएं इंसान के जीवन में तब घटती है जब वो तनाव में रहते हैं, ठीक है। तो यही चीज है कि बी पॉजिटिव, अपने लाइफ में बी पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव रहिए, सही होगा। हम तो यही कहना चाहेंगे कि समाज में जो आप लोग रह रहे हैं ना, तो समाज से थोड़ा सा, हम क्या कहेंगे, आप समाज के बारे में खुद जानते हैं, समाज से दूर ही रहो, ठीक है। हम अभी देखो, कल अभी इमरजेंसी क्लास चल रही है, लेकिन बात टॉपिक जब छिड़ गया तो हम बताते हैं। जब तक सक्सेस ना हो जाओ, ये समाज को मुंह दिखाने का लायक भी नहीं हो, है ना। ये समाज को फेस टू फेस करने का अपने आप को लायक भी मत समझो, या फिर अपने रिश्तेदार या फिर
अरे तुम लोग शादी ब्याह में कितना मतलब जाते हो यार, स्टूडेंट लाइफ में हम शादी ब्याह गए ही नहीं, ठीक है। मैट्रिक से पहले 2-4 शादी अटेंड किए थे, याद है खूब। मैट्रिक के बाद इतना पढ़ाई को सीरियस लिए ना कि आज आपके सामने और आज फुर्सत नहीं मिलता कि हम घर जाएं, शादी तो दूर की बात, ठीक है। तो अपने लाइफ में भी पॉजिटिव रहिए और एग्जाम वगैरह दीजिए अच्छा से, और अपने लाइफ के बारे में कुछ अच्छा सोचिए। नहीं समझ में आएगा तो कॉल वगैरह कीजिएगा, ठीक है। साइकोलॉजी पढ़ा रहे हैं तो टेंशन होगा तो कॉल वगैरह कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि लाइफ का डिसीजन लेने में बहुत सारी चीजें आती है, सोचना पड़ता है। अब देखो, तनावपूर्ण घटनाएं, व्यक्ति के जीवन में कई तरह तरह की घटनाएं घटती रहती है। जब व्यक्ति इन घटनाओं के प्रति ठीक ढंग से समायोजन नहीं कर पाता है तो उसमें तनाव उत्पन्न आ जाता है। सही बात है ना। समाज में अगर रह रहे हैं तो बहुत सारी घटनाएं घटित होती है, जैसे कि बीमारी कोई पड़ गया, घर में कोई बीमार है। अगर घर में एक आदमी भी बीमार है ना तो पूरे घर की जो खुशी है, जो हैप्पीनेस है, उसको पूरा समाप्त कर देता है कि नहीं। घर में एक बच्चा, एक आदमी अगर बीमार है तो पूरी घर की जो खुशी का माहौल है ना वो पूरा गम में बदल जाता है, ठीक नहीं लगता किसी को, ठीक है। आ जाते हैं प्रियजनों की मृत्यु, अप्रत्याशित दुर्घटना, परिवार के सदस्यों में गंभीर बीमारी, तलाक यानी जो डिवोर्स होते हैं, ठीक है, नौकरी का छूटना आदि से जो उत्पन्न होगा, ये तनावपूर्ण घटनाएं हैं, इससे तनाव उत्पन्न होते हैं। सामाजिक घटनाएं, आवाज, शोरगुल, अपराध, पास पड़ोस में होने वाली झगड़ा, सामान खरीदना, ठीक है, चोरी डकैती, इस सब से घटनाएं, ये सामाजिक घटनाएं, इससे भी क्या होता है कि तनाव उत्पन्न यानी प्रबल उत्पन्न होती है, प्रतिबल। अब चलो अगला जो है अभिघातक अनुभूतियां। हाँ अभिघातक अनुभूतियां, व्यक्ति की जिंदगी में कुछ अभिघातक अनुभूतियां होती है जिनसे भी प्रतिबल उत्पन्न होता है, जैसे अचानक मकान में आग लग जाना, सड़क दुर्घटना, भूकंप, सुनामी, ये सब से अभिघातक घटना है। ये सब क्या है? अभिघातक घटना है। बलात्कार, सुनामी, भूकंप, ये सब क्या है? अभिघातक घटना है। तो इससे भी क्या होता है कि व्यक्ति के अंदर में एक तनाव उत्पन्न होती है, ये भी क्या है? तनाव के सोर्स है। देखो ये अभिघातक घटना के बारे में लिखा गया कि इनके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की गंभीर घटनाएं जैसे अग्निकांड, रेलगाड़ी या सड़क दुर्घटना, लूट, भूकंप, सुनामी इत्यादि सम्मिलित होती है। इस प्रकार की घटनाओं का प्रभाव कुछ समय बीत जाने के बाद दिखाई देता है तथा कभी कभी यह घटना दुश्चिंता उत्पन्न करता है, बेचैनी। दुश्चिंता को क्या कहा जाता है अपने देहाती भाषा में? बेचैनी, है ना। तो बेचैनी उत्पन्न हो जाती है, यूं बेचैनी उत्पन्न हो जाती है, समझ गए। अब चलो अगला जो है बर्नआउट का मतलब क्या होगा? बर्नआउट, ठीक है। यहां देखो बर्नआउट तो दीर्घकालिक थकावट, कमजोरी और ऊर्जा की कमी के संकेत शारीरिक परिश्रांति में प्रकट होते हैं। निराशा की भावनाओं के स्वरूप में प्रकट होती है। शारीरिक, संवेगात्मक तथा मनोवैज्ञानिक परिश्रांति की इस अवस्था को बर्नआउट कहते हैं। देखो जब आदमी शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से या फिर संवेगात्मक रूप से जब वो थक जाते हैं तो वह आराम करने लगते हैं, और वो जितना ज्यादा आराम करेंगे तो उतना हमको समझ में आएगा कि हाँ बंदा जो है काफी ज्यादा थक गए हैं, है ना। बंदा जो है काफी ज्यादा थक गए हैं। तो उससे इस स्टेज को जब आदमी शारीरिक, मानसिक या फिर संवेगात्मक रूप से खूब परेशान हो जाते हैं, थक जाते हैं, तो वो आराम करने लगते हैं, और उस आराम से हमको पता चल जाता है कि व्यक्ति काफी ज्यादा थके हुए हैं। और हम लोग को ये पता चल जाता है कि इस अवस्था को जब वो आराम कर रहे हैं तो उसी अवस्था को कहा जाता है बर्नआउट। उस अवस्था को क्या कहेंगे? बर्नआउट कहेंगे, समझ गए। अब चलो ये सारी चीजें हैं। ये जो है क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन हम लोग का ये था कि तनाव जो उत्पन्न होता है इसके सोर्स कौन कौन है? तनाव बोले, प्रतिबल बोले या फिर दबाव बोले, ये किससे उत्पन्न होता? तनावपूर्ण घटना से, सामाजिक घटना से, अभिघातक घटना से, ये सारी चीजें हैं, ठीक है। अब चलो दुर्बुद्धि के प्रमुख प्रकारों को लिखें। देखो डर 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 डर, है ना, भूत को देख के, ठीक है। डर को क्या कहते हैं? दुर्बुद्धि। डर को क्या कहा जाता है? दुर्भीति कहा जाता है। ध्यान से रखना, दुर्भीति किसको कहेंगे? हाँ, दुर्भीति एक सामान्य दुश्चिंता विकार है जिसमें व्यक्ति विवेकहीन डर का अनुभव करते हैं। किसका? डर का अनुभव करते हैं। दुर्भीति के मुख्य 3 प्रकार हैं। विशिष्ट, स्पेसिफिक दुर्भीति यानी स्पेसिफिक फोबिया। फोबिया का मतलब होता है डर। तो कितने प्रकार के डर होते हैं, फोबिया होते हैं? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फोबिया, प्लीज एक्सप्लेन, है ना। तो ये इसको आपको एक्सप्लेन करने के लिए करा। तो विशिष्ट दुर्भीति का अर्थ ऐसे असंगत डर से होता है जो किसी विशिष्ट वस्तु या परिस्थिति से उत्पन्न होता है। जैसे बिल्ली से डरना, है ना, विशिष्ट दुर्भीति का उदाहरण है ना। अगर बिल्ली से कोई डर रहा है तो उसको यह क्या हो जाएगा? विशिष्ट दुर्भीति। हाँ, अगर तूफान से डर, सैलाब से डर लग रहा है तो ये नॉर्मल डर है, सबको लग रहा है। सैलाब से डर, तूफान से डर, बाघ से डर, तो ये तो नॉर्मल डर है ना, ये सबको लगा है। लेकिन कोई आदमी बिल्ली से डर रहा है, कोई आदमी बिल्ली से डर रहा है, कोई आदमी बिल्ली को उठा के गोद में ले रहा है ना। तो ये फिर किसी आदमी के अंदर का डर है तो वह स्पेसिफिक कहलाएगा ना। भाई समझ के कोई नहीं डर रहा, तुम डर रहे हो तो तुम्हारे अंदर ये स्पेशल है। हाँ समझ गए। तो बिल्ली से डर, है ना। उसके बाद खून से डर। खून, ये देखो आज हम जो है ना, ये ब्लड जो था, वो ब्लड जो होता पत्ती,
बैग में रखा हुआ था, ऐसे लगा कच के एकदम पूरा पकड़ लिया इसमें, और इतना ब्लड जा रहा था कि इसको फिर टेप से हमको चिपका लगाना पड़ा, तब उसने हम 4 बजे वाला क्लास लिए फिर हम। ठीक है, तो ब्लड से किसी को डर लगता है, इसको हेमेटोलॉजी बोलते हैं। ब्लड से अगर किसी को डर लगेगा उसको बोलेंगे हेमेटोफोबिया। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? हेमेटोफोबिया। ठीक है, अब देखो ऊंचाई से अगर कोई डर रहा है, चौथा मंजिल में है, ऊपर से ऊपर देख करके नीचे, ऊपर जाकर के नीचे देख रहा है, एकदम खूब डर लगा, कांप रहा है एकदम, वो जो डर है उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे एक्रोफोबिया। उसको क्या बोला जाएगा? एक्रोफोबिया। आंधी तूफान से डरना ब्रोंटोफोबिया कहलाएगा। क्या कहलाएगा? आंधी तूफान से डरना ब्रोंटोफोबिया कहलाएगा। ठीक है, कुत्ता से डरना साइनोफोबिया कहलाएगा। कुत्ता से डरना साइनोफोबिया कहलाएगा। भीड़ से डर एग्रोफोबिया कहलाएगा। भीड़ से डरना एग्रोफोबिया कहलाएगा। आदि ये सब देखो याद रखना, पढ़ा दिए। ठीक है, ऊंचाई से डर एक्रोफोबिया, आंधी तूफान से ब्रोंटोफोबिया, खून से हेमेटोफोबिया। ठीक है, उसके आपके जो है भीड़ भाड़ से डर एग्रोफोबिया। तो ये सब चीज को आप लोगों को याद रखना। डर के यानी फोबिया के टाइप्स आपको पूछे गए। एनोरेक्सिया नर्वोसा क्या है? अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए। ये भोजन से संबंधित विकार है। विकार का मतलब होता है डिसऑर्डर यानी बीमारी। विकार का मतलब क्या हो जाएगा? डिसऑर्डर यानी बीमारी। तो ये भोजन से संबंधित विकार है। अब ये समझो कि एनोरेक्सिया नर्वोसा एक भोजन संबंधी विकार है जिसमें रोगी को भूख नहीं लगती है। इस विकार के विषय में सबसे पहले सर विलियम गुल ने 1874 में प्रकाश में डाला। ठीक है, उन्होंने प्रकाश डाला। इसमें अत्यधिक वजन घटना, विकृत शारीरिक छवि और वजन बढ़ने का डर बना रहना। इसमें क्या होगा कि एनोरेक्सिया नर्वोसा एक ऐसा बीमारी है कि इसमें आदमी को लगता है ना, बिना लॉजिक का यानी अतार्किक, कोई तर्क नहीं, आदमी को लगता है कि हम खाएंगे ना मोटा जाएंगे, मोटा हो जाएंगे। लड़की को देखो ना, लड़की सबको खाती है, वो लोग बोलो कोई दिक्कत नहीं, वो लोग मोटी हो जाए। ठीक है, या फिर लड़का सबको देखो, बहुत सारी लड़के ऐसे हैं, खाता है एकदम भोज में, मोटा हो जाए, है ना। बहुत सारी लड़की, बहुत सारे लड़के इस कैटेगरी में आते हैं, है ना। किस यानी 100 में से 4-5 लड़के, 4-5 लड़कियां, खाएगा खूब एकदम, कोई दिक्कत नहीं है, तो उन लोगों को टेंशन नहीं होता। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं कि हाँ मेरा फ्रेंड इतना खा रहा था, हम अगर खाएंगे ना तो हम भी मोटा जाएंगे, हम भी मोटा जाएंगे, मेरा भी शरीर मोटा जाएगा, या फिर हम भी मोटा जाएंगे। ठीक है, तो ये जो डर होता है ना, इसी डर के कारण भोजन नहीं करने से ये आपका एनोरेक्सिया नर्वोसा बीमारी होता है। एनोरेक्सिया नर्वोसा बीमारी जिस व्यक्ति को होता है ये विकार, तो वो व्यक्ति ये सोचता है कि अगर हम भोजन ज्यादा करेंगे तो मेरा शरीर मोटा जाएगा। ये अतार्किक बातें सोच करके वो भोजन कम करते हैं और उनका शरीर दुबला जाता है ना, उनका शरीर कमजोर पड़ जाता है। तो ये जो है इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे हम लोग एनोरेक्सिया नर्वोसा। इसको क्या कहेंगे? एनोरेक्सिया नर्वोसा। समझ गए? एनोरेक्सिया नर्वोसा एक भोजन संबंधी विकार है जिसमें रोगी को भूख नहीं लगता, है ना, भूख नहीं लगता। इस विकार के विषय में सबसे पहले किसने बनाया था? विलियम वुड ने बनाया था। ठीक है, अब चलो अगला क्वेश्चन। व्यामोह क्या है? व्यामोह पारानोया। ठीक है, ये देखो पर व्यामोह, तो इसका मतलब हुआ ऐसे गलत विश्वास से है जिसके गलत होने का सबूत उपस्थित होने के बावजूद भी रोगी उसे गलत मानने के लिए तैयार नहीं। मतलब इसमें जो है ना जबरदस्ती वाला बात है ना, प्रूफ है, दुनिया में प्रमाण है जिस चीज का, सही होने का प्रमाण जिस चीज का है, फिर भी उसको गलत मान लेगा आदमी। व्यामोह का मतलब हुआ, व्यामोह का मतलब हुआ, व्यामोह का मतलब हुआ ऐसे गलत विश्वास जिसका गलत होने का प्रूफ इस ब्रह्मांड में हो, फिर भी आदमी उसको गलत नहीं मान करके सही मानता है, तो उसको कहते हैं व्यामोह। ठीक है, उसको क्या कहते हैं? व्यामोह। ठीक है, अब कह रहा है कि मनोविकलता के रोगियों में व्यामोह की प्रधानता होती है, यानी मानसिक रूप से जो रोगी होते हैं, मेंटल डिसेबिलिटी जिसके अंदर पाई जाएगी, जो थोड़ा सा मतलब मेंटल होगा, मेंटल मतलब ये समझो कि थोड़ा सा पागल टाइप का होगा, तो उनके अंदर ये व्यामोह पाया जाएगा। उनको लाख समझा दो नहीं समझने वाला, लाख समझा दो नहीं समझने वाला, अपने रास्ते पे वो चलेगा। ठीक है, व्यामोह की प्रधानता होती है। ये तब उत्पन्न होता है जब व्यक्ति की तर्क करने और चीजों के अर्थ समझने की क्षमता लैक हो जाती है, खत्म हो जाती है। व्यामोह उस व्यक्ति में पाया जाएगा जो तर्क के साथ समझ नहीं पाता किसी चीज को, या फिर उस चीज को तर्क के साथ, लॉजिक के साथ उसको देख नहीं पाता, समझ नहीं पाता। तो ऐसे व्यक्तियों में व्यामोह उत्पन्न होते हैं। जो व्यक्ति की सोचने की क्षमता, तर्क करने की क्षमता घट जाती है, तो ऐसे व्यक्तियों में क्या पाया जाता है? व्यामोह पाया जाता है। ठीक है, समझ गए? इतना देखो, सो नहीं फिर। ठीक है, नींद नहीं लगनी चाहिए, सोना नहीं चाहिए। ठीक है, अभी ये क्लास चल रही है आपकी, ये सारी क्लास को आपको कवर करनी है। चलो अगला जो है, अवसाद से आप क्या समझते हैं? इसको कहते हैं डिप्रेशन।
अवसाद यानी जब डिप्रेशन लिख दिए तो आप खुद समझ गए होंगे, हिंदी से लग रहा है कि कहाँ कौन सा बंगला वर्ड उठ के आ गया, ठीक है, बांग्लादेश से। लेकिन जब उसका इंग्लिश देख रहे हैं, डिप्रेशन तो हर दिन बोलते हैं, है ना, कहा रे डिप्रेशन में चल गए, है ना, ओ हो वो डिप्रेशन में चल गया। तो अब इससे क्या समझे, देखो आदमी के जीवन में बहुत सारी घटनाएं घटित रहती है। आदमी के जीवन में जब कोई निगेटिव इंपैक्ट पड़ता है या फिर निगेटिव घटनाएं घटती है, तो आदमी के जीवन में जब निगेटिव घटनाएं घटती है तो वो जो है क्या करते हैं, आगे चल के ऐसी चीज सोचने लगते हैं कि हमको कुछ है ही नहीं मेरा दुनिया में, ठीक है ना, जब जो मन सोचने का नहीं वो भी सोचने लगेगा, ठीक है। तो वो एक तरह से इसको कहते हैं डिप्रेशन, इसको क्या कहेंगे, डिप्रेशन। देखो अवसाद यानी डिप्रेशन, ये एक मनोदशा विकार है, ये एक ऐसी परिस्थिति है जिसमें व्यक्ति विक्षुब्ध हो जाता है। इसमें व्यक्ति में लंबे समय तक उदासीन भाव बना रहता है, ठीक है, व्यक्ति में नींद की कमी हो जाती है। डिप्रेशन में जो व्यक्ति रहेगा उसको नींद थोड़ा ना आएगा। और ये डिप्रेशन किसके कारण उत्पन्न होता है, कोई घटना घटने के कारण, प्रेम विवाह टूट जाने के कारण, ये सबसे बड़ा अभी माना गया है सामाजिक वर्तमान समाज में, प्रेम संबंध टूट जाने के कारण, ठीक है, चाहे वो प्रेम माता पिता के बीच का हो, भाई भाई के बीच का हो, भाई बहन के बीच का हो, है ना, जीएफ बीएफ के बीच का हो, यानी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बीच का हो, या फिर बॉयफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बीच का हो, या फिर गर्लफ्रेंड गर्लफ्रेंड के बीच का हो, है ना, ये जो होते हैं ना, या फिर बेटा और माँ के बीच का हो, या फिर बाप बेटा के बीच का हो, जो भी एक संबंध बना रहा था उस संबंध में अगर दरार आ जाएगी तो आदमी जो है एक तरह से अलग वाली भावना आ जाती है, उनके अंदर लगता है कि वो कोई है ही नहीं दुनिया में, ठीक है। तो ये जो है इसी को क्या कहेंगे, इसी को कहेंगे डिप्रेशन। और डिप्रेशन में जो आदमी रहता है, तो आप कैसे पता कीजिएगा कि डिप्रेशन कैसे पता आप कोई आदमी डिप्रेशन में है। तो डिप्रेशन में अगर कोई आदमी रहेगा ना तो उसका सिम्टम्स क्या होगा, देखो उसका सिम्टम्स यही होगा कि उनको नींद नहीं लगेगा, नींद की कमी आ जाएगी, भूख नहीं लगेगा, भूख कम लगने लगेंगे, हमेशा असंतुष्ट रहने अनसेटिस्फाइड रहेंगे, ठीक है, एकाग्रता में कमी, है ना। एकाग्रता का मतलब होता है किसी भी चीज पर ध्यान केंद्रित करना। एकाग्रता का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज पर ध्यान केंद्रित करना। जो आदमी डिप्रेशन में रहेगा तो वो किसी भी चीज पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाएगा। मृत्यु की इच्छा मतलब मौत, डेथ होने की इच्छा, है ना। जब आदमी डिप्रेशन में चला जाता है तो वो यही सोचता है कि हमको काश मृत्यु आ जाए, मौत आ जाए, डेथ हो जाए हम, ये वो इच्छा करते हैं, बार बार इच्छा होती है, ठीक है ना, इच्छा बार बार आना, थकान का अनुभव करना, ये सब आपके डिप्रेशन के क्या है, लक्षण है। समझ गए डिप्रेशन क्यों उत्पन्न होता है, कोई नेगेटिव घटना घट जाने के कारण आदमी जो है उसके अंदर क्या होती है, डिप्रेशन उत्पन्न होती है। समझ गए। आज्ञा पालन और अनुपालन में अंतर बताओ। देखो आज्ञा पालन और अनुपालन, देखो जब कोई आप किसी का आदेश मानते हैं, जब किसी का डायरेक्टली ओबे करते हैं, किसी को डायरेक्टली किसी का आदेश मानते हैं, एक पानी लेके, एक बोतल पानी लेके आओ, तो यह आज्ञा पालन हुआ, ठीक है। पानी बैठकर पीना चाहिए, ये नियम हुआ। नियम को जब फॉलो करते हैं उसको कहते हैं अनुपालन, जब नियम को फॉलो करते हैं उसको कहते हैं अनुपालन, जब किसी का आदेश को फॉलो करते हैं उसको कहते हैं आज्ञा पालन। हो गया डिफरेंस, क्या लिखना, चलो देखते हैं क्या लिखा हुआ किताबी लैंग्वेज में। चलो क्या लिखा हुआ, पहला पॉइंट कह रहा है कि अनुपालन में बाहरी दबाव होता है। अनुपालन में क्या होता है, बाहरी दबाव होता है। नियम को जो मानता है इंसान तो वह बाहरी फैक्टर के कारण, है ना, बाहरी दबाव होता है, जबकि आज्ञा पालन में बाहरी दबाव नहीं होता। देखो अनुपालन, अभी जो है ना, अभी पाठक सर हैं, ठीक है, हमारे शिक्षा विभाग के एसीएस हैं, है ना, अपर मुख्य सचिव हैं। तो वो हम लोगों के लिए क्या किए हैं कि आप जो भी जितने भी टीचर्स हैं वो समय पर पहुंचेंगे। अगर बच्चे चले जाते हैं छुट्टी के दिन में भी, छुट्टी के दिन अगर गर्मी में होंगे तो टीचर्स को अवेलेबल होना पड़ेगा। तो ये उनका नियम है और उस नियम को हमको फॉलो कर रहे हैं, तो ये हम लोग क्या कर रहे हैं, अनुपालन कर रहे हैं। और वहाँ जो हेडमास्टर होंगे हमारे, उनके अगर आदेश का पालन करेंगे कि सर उस क्लास में जाइए, क्लास लीजिए, तो वो उनके अगर आदेश को मानेंगे तो वो हो जाएगा आज्ञा पालन। समझ गए, ठीक है। अनुपालन में तनाव तथा द्वंद्व का भाव रहता है, ठीक है, जबकि आज्ञा पालन में इसका भाव नहीं रहता, अभाव रहता है। यानी अनुपालन यानी नियम को जब आप फॉलो करेंगे तो आपके अंदर टेंशन उत्पन्न होगी, कभी कभी द्वंद्व हो जाएगा, कन्फ्लिक्ट आ जाएगी आपके अंदर। अरे नियम को फॉलो करना आसान बात है क्या, है ना, पर डे स्कूल को फॉलो करना आसान बात है। तो स्कूल के नियम से क्या होता है, मेरे मन में एक तरह से टेंशन आ जाती है। लेकिन आज्ञा पालन यानी हेड सर हमको जो आज्ञा देगा उससे हमको कोई अभाव नहीं होगा, उसमें हमको कोई टेंशन नहीं होगा, उसमें किसी प्रकार की टेंशन या द्वंद्व का क्या रहता है, अभाव रहता है, मतलब टेंशन नहीं रहता। अरे भाई किसी का आदेश को मानेंगे तो क्यों टेंशन होगा, मानेंगे टाइम है तो मान जाएंगे, नहीं तो नहीं सर कीजिए दूसरा, किसी दूसरे को बोलिए।
तो आज्ञा पालन में किसी टेंशन की जरूरत नहीं होती। हाँ, अनुपालन जब आप करेंगे तो आपको टेंशन होगा आपको, ठीक है। तो ये है अंतर। अनुपालन में निजी निर्णय तथा समूह निर्णय के बीच विरोध होता है। अनुपालन में क्या होता है कि जब कोई नियम बन जाते हैं, मान चलो पाठक सर अभी जो है 8 बजे का स्कूल कर देगा टाइमिंग, तो अनुपालन मेरा नियम और वो नियम के बीच, मेरा जो नियम है और उस नियम के बीच, यानी अनुपालन में निजी निर्णय, यानी जो मेरा निर्णय होगा कि हम 10 बजे स्कूल जाएंगे, वो कहेगा 8 बजे जाएंगे, तो वो नियम बना देगा, तो हमको अनुपालन करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, तो हम अनुपालन कर रहे हैं। तो ये क्या है कि निजी निर्णय और अनुपालन के बीच एक कंफ्लिक्ट हो जाएगा। हम बोल रहे हैं 8 बजे स्कूल आएंगे, वो 10 बजे, हम बोल रहे हैं 10 बजे आएंगे, वो 8 बजे आने बोल रहा है। तो ये जो क्या है, एक कंफ्लिक्ट आ जाएगा, एक दोनों के बीच दरार आ जाएगी, है ना। तो ये जो है इसी को कहते हैं, इसी के बीच एक विरोध आ जाएगा। अनुपालन में निजी निर्णय तथा समूह निर्णय के बीच विरोध होता है, किंतु आज्ञा पालन में ऐसा विरोध नहीं होता। आज्ञा पालन में क्या, अगर फुर्सत है तो आज्ञा का पालन करेंगे, आपका नहीं है तो हम आपको मना कर देंगे, इसमें इस प्रकार का विरोध नहीं होता। अनुपालन का स्वरूप अस्थायी होता है, नियम जो होते हैं ना वो बदलते रहते हैं, जिसके कारण इसका स्वरूप अस्थायी होता है। लेकिन आज्ञा पालन का स्वरूप अपेक्षाकृत अस्थायी होता है, क्योंकि आज्ञा पालन आप मानते हैं, ठीक है। अनुपालन का नियम क्या है कि 8 बजे स्कूल आओ, हम किसी दिन 9 बजे पहुंचेंगे, तो माने उसको, नहीं माने ना। तो अनुपालन का स्वरूप अस्थायी होता है, उसमें ज्यादा चेंजिंग आते रहता है, लेकिन अनुपालन में इसमें कोई चेंजिंग नहीं रहता, ठीक है, समझ गए। आज्ञा पालन मतलब किसी का आज्ञा का पालन करना, अनुपालन मतलब कोई नियम को मानना, ठीक है। अब देखो उन्माद का मतलब क्या होता है, फ्रेंजी। उन्माद यह एक प्रकार का मानसिक रोग है, यानी डिजीज है, जिसको मनस्ताप के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। सॉरी, इसमें व्यक्ति की भावनाओं तथा संवेग में कुछ समय के लिए असामान्य परिवर्तन आ जाते हैं, जिनका प्रभाव उसके व्यवहार, सोच, निद्रा, सामाजिक मेलजोल इस पर पड़ता है। कई बार वह आत्महत्या करने की भी सोचता है। मतलब देखो उन्माद जो है ना, उन्माद एक प्रकार का टेंशन है, एक ऐसा टेंशन है जिसमें व्यक्ति आत्महत्या तक करने के लिए सोच लेता है, यानी फुटिसाइड करने के लिए तक सोच लेता है। ये बहुत बड़ा टेंशन है, ये कोई छोटा टेंशन नहीं है, ठीक है, उन्माद, ठीक है। जब आप सॉरी, इसके अंतर्गत जो है ये आपके भावना और आपके संवेग जो है उस पर आप कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, और आपके भावना, आपके संवेग जो है वो आपको नेगेटिव इंपैक्ट की ओर लेके जाती है, तो वो हो जाएगा आपका उन्माद, ठीक है। अब देखो द्रव्य दुरुपयोग तथा द्रव्य निर्भरता में अंतर बताइए। देखो द्रव्य दुरुपयोग और द्रव्य निर्भरता में क्या अंतर है। देखो एक बात आप समझना, खांसी का सिरप जानते हो, हमको खांसी हुआ है तो हम उसका सिरप आता है, खांसी का जो सिरप है ना, उनको लड़का लोग क्या करता है, जो व्हाइटनर होता है कॉफी में मिटाने का, उनको क्या करता है, उसको पी जाता है, नशा के लिए पी लेता है, तो वो क्या कहलाएगा, उसको कहेंगे द्रव्य दुरुपयोग। जब कोई पदार्थ बनाया गया है और उस पदार्थ का कुछ सकारात्मक उपयोग हो रहा है, लेकिन कोई व्यक्ति उसका नकारात्मक उपयोग कर रहा है, नकारात्मक तरीके से, तो उसको कहेंगे द्रव्य दुरुपयोग। उसको क्या कहेंगे, द्रव्य दुरुपयोग। व्हाइटनर बनाया गया, लिखने में अगर गलती हो तो उस पर व्हाइटनर चलाया जाए, फिर उसको सही लिखा जाए, लेकिन लड़का लोग उसको नशा करने के लिए उसको पी रहा है, तो व्हाइटनर का क्या हो रहा है, दुरुपयोग हो रहा है, उसी को कहते हैं द्रव्य दुरुपयोग। अगर वहां कोई व्यक्ति अगर बहुत सारी चीजें हैं, और भी एक एग्जाम्पल है, बेस्ट एग्जाम्पल, तो ये व्हाइटनर के बारे में बताया। और खांसी का दवाई जो है वो खांसी छुड़ाने के लिए होता है ना। हाँ, खांसी का दवाई ले, देखो बनाए हुए हैं, ये जो है ये कोरेक्स होता है, ठीक है, हाँ ये कोरेक्स है, ठीक है, ये कोरेक्स होता है। अगर ये कोरेक्स हम अपना खांसी खत्म करने के लिए हम लाए हैं, तो मेरा क्या उद्देश्य है कि मेरा खांसी खत्म हो जाए, लेकिन जिसको खांसी नहीं है ना, वो भी आदमी ये सब लेता है और एक ही बार में 3-4 बोतल पी लेता है, तो इससे उनको नशा आती है। क्या होता है, नशा आती है। जब कोई पदार्थ को, कोई सही पदार्थ को सही मायने में अगर उपयोग करे तो वो ठीक है, लेकिन अगर इसको गलत तरीके से उपयोग करें, नशा करने के मकसद से इसका उपयोग करें ज्यादा से ज्यादा, तो इसको कहेंगे द्रव्य दुरुपयोग। क्या कहेंगे इसको, द्रव्य दुरुपयोग, ठीक है। वही अगर बात करें, द्रव्य का दुरुपयोग करते करते आदमी को ऐसा लत पकड़ लेता है, ऐसा आदत पकड़ लेता है कि अब उसके बिना वो रह ही नहीं सकता है, अब वो उस पर निर्भर हो जाता है। वो मिलेगा तो जिंदगी जी लेगा, नहीं मिलेगा तो फिर रात दिन बिल्कुल बेचैन हो जाएगा, वो अब उस पर निर्भर हो गया, तो उसी को कहेंगे द्रव्य निर्भरता। क्या कहेंगे, उसी को द्रव्य निर्भरता, समझ गए। तो कोई आदमी अगर कोरेक्स अगर पी रहा, खांसी का सिरप अगर पी रहा, ठीक है, खांसी के लिए पी रहा तो ठीक है, लेकिन
अगर उनको पीने का लत पकड़ लिया, अगर नहीं पिएगा वो रह नहीं पाएगा, तब उस पर निर्भर हो गया वो। अगर वो है तो ठीक है, नहीं है तो ये भी नहीं है, तो उसी को कहेंगे द्रव्य निर्भरता। ठीक है, अब चलो, द्रव्य दुरुपयोग एक औषधि विकार है जिसमें औषधि के यानी दवाई के ज्यादा उपयोग करने के कारण व्यक्ति अपनी जीवन की जिम्मेदारी को पूरा करने में असफल हो जाता है। जैसे कोरेक्स सिरप जो खांसी का एक दवाई है, इसका अधिक उपयोग करके व्यक्ति नशा का आनंद लेता है। लंबे समय तक जब व्यक्ति द्रव्य दुरुपयोग करता है तो उसे द्रव्य निर्भरता कहा जाता है। ऐसी निर्भरता दो तरह की होती है, मनोवैज्ञानिक निर्भरता और दैहिक निर्भरता। समझ गए? अब चलो अगला जो है चिकित्सा के उद्देश्यों का उल्लेख करें। देखो, चिकित्सा जो होता है वो क्या करने के लिए होता है? वो सिर्फ और सिर्फ होता है कि जो भी रोग आते हैं, जो भी रोगी होते हैं, उनका क्या हो सके, इलाज हो सके। कोई भी चिकित्सा हो वर्ल्ड में, उनका उद्देश्य क्या रहता है कि जो रोगी आते हैं, जो पेशेंट आते हैं, उसका सही से क्या हो सके, इलाज हो सके। यही क्या होता है, चिकित्सा का मेन उद्देश्य होता है। ठीक है, तो वही चीज को लिख देना है। ठीक है, मनोविज्ञान में चिकित्सा का या मनोचिकित्सा का उद्देश्य रोगी के मानसिक समस्याओं को दूर करना और उसमें आत्मबोध यानी अपने आप को बोध करने की जो क्षमता है, जो सामर्थ्य है, उसको विकसित करना होता है। इसके प्रमुख उद्देश्य है रोगी में अंतर्दृष्टि उत्पन्न करना, मानसिक संघर्षों में न्यूनता लाना, पर्यावरण में परिवर्तन करना, धारणाओं के परिवर्तन में मदद करना, संवेगात्मक रेचन में मदद करना। ठीक है, उसके बाद अवांछनीय आदतों के परिवर्तन में मदद करना। ये जो है चिकित्सा का उद्देश्य है। चिकित्सा का उद्देश्य यही है कि आदमी के अंदर जो भी प्रॉब्लम है, पेशेंट में जो भी परेशानी है, उसको दूर करना। यही चिकित्सा का क्या है, उद्देश्य है। समझ गए? अब चलो अगला पॉइंट आया कि मनोवृत्ति के निर्माण या विकास के कार्य के निर्धारण का वर्णन करें। ठीक है, अब ये देखो, यहाँ जो है मनोवृत्ति के विकास और निर्माण पर निम्नलिखित निर्धारण या निर्धारकों का वर्णन होता है। पहला जो है मनोवृत्ति क्या होता है, पहले ये समझो। हाँ मनोवृत्ति, देखो, मन आपके अंदर, आप अगर कुछ परिस्थिति में जाते हैं, कोई भी परिस्थिति में रहते हैं, आपका एक मन जो है ना, आप एक अलग तरह से व्यवहार करने के तरीकों को सीखते हैं। जब आप आदमी के बीच में रहते हैं तो आप कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं और वहां अलग तरीके से कुछ करने के लिए सीखते हैं, या फिर अलग तरीके से समाज में कैसे रहा जाता है उसको आप सीखते हैं। तो आपके मन में एक अलग छवि बनती है एक लाइफ स्टाइल को जीने की, तो उसी को कहेंगे मनोवृत्ति। अब मनोवृत्ति निर्माण में आपके कौन कौन से फैक्टर सहायक होंगे, है ना? उसी के बारे में कहा गया। पहला जो समूह संबद्धता, ग्रुप एफिलिएशन, व्यक्ति की बहुत सी मनोवृत्तियों के विकास पर समूह संबद्धता का प्रभाव पड़ता है। इसके कारण समूह के मूल्यों, विश्वासों, मानदंडों आदि को स्वीकार करना तथा उनके अनुकूल व्यवहार करना व्यक्ति का कर्तव्य हो जाता है। ठीक है, जो समूह में आप जिस प्रकार के समूह में रहेंगे, अगर आप अच्छे समूह में रहेंगे तो अच्छा कुछ सुनेंगे, अगर आप बुरे समूह में रहेंगे तो बुरा सब चीज सीखेंगे। ठीक है, तो ये है समूह संबद्धता। ठीक है, दूसरा है समाज। समाज अगर आपकी है सही, ठीक है, समाज अगर यानी व्यक्ति जिस समाज में रहता है उसके नियमों, मान्यताओं आदि का प्रभाव उनके मनोवृत्ति और विश्वास पर पड़ता है। सही बात है। व्यक्तित्व कारक, मनोवृत्ति के विकास पर कई तरह के व्यक्तित्व कारकों का भी गहरा प्रभाव पड़ता है। सांस्कृतिक कारक, प्रत्येक संस्कृति का अपना अपना सांस्कृतिक प्रतिरूप होता है जिसका प्रभाव मनोवृत्ति पर पड़ता है। ठीक है, तो ये सारी कारक हैं जो क्या करते हैं, मनोवृत्ति को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। ठीक है, मनोवृत्ति निर्माण या विकास के कारक तो समूह संबद्धता, ठीक है, समाज, व्यक्तित्व कारक, सांस्कृतिक कारक, ये सब चीज आपको लिखना है। अब चलो योगा के 8 प्रकार कौन कौन से हैं बताओ। ठीक है, योगा के 8 प्रकार कौन कौन से हैं? देखो, योगा करना क्या है कि आपके फिटनेस का एक जरिया है। आप अपना फिटनेस को कैसे बनाए रखेंगे उसके लिए योगा बहुत जरूरी है। योगा, ठीक है, योगा उसके लिए बहुत जरूरी है। अब देखो, योगा जो है ना टोटल 8 प्रकार के होते हैं। हठ योगा, यह शारीरिक अभ्यास पर बल देते हैं। आपका फिजिकल एक्सरसाइज हो, आपके शरीर का फिजिकल एक्सरसाइज हो, इस चीज पर बल देता है आपका कौन, इस चीज पर जो बल देता है, हाँ, इस चीज पर जो बल देता है, चलो बहुत अच्छी बात है, हाँ, इस चीज पर जो बल देता है आपका हठ योगा। ठीक है ना, इस चीज पर बल देता है आपका हठ योगा। फिर दूसरा है आपका विन्यास योगा, यह श्वास प्रणाली तथा मूवमेंट के कॉम्बिनेशन पर आधारित है। यह अंधेरे कमरे में आंख बंद करके किया जाता है, इसको कहते हैं विन्यास योगा। ठीक है, ये विन्यास योगा अंधेरे कमरे में बंद करके किया जाता है, श्वास प्रणाली तथा मूवमेंट के कॉम्बिनेशन पर यह आधारित होता है। अष्टांग योगा, ठीक है, इस योगा में 8 अंग शामिल होते हैं। यह पारंपरिक भारतीय योग का एक प्रकार है, इसको कहते हैं अष्टांग योगा। अयंगर योगा,
ये भी अष्टांग योगा की तरह ही भारतीय योग का एक प्रकार है जिसमें शरीर के 8 अंग शामिल होते हैं। विक्रम योगा, इसे 1970 में विक्रम चौधरी ने स्थापित किया था, जो 90 मिनट तक चलता है। विक्रम योगा आपके कितना पीरियड तक चलते हैं? 90 मिनट तक चलते हैं, ठीक है। जीव मृत्यु योगा, ठीक है, जीव मृत्यु योगा, यह योगा एक प्रसिद्ध प्रकार है जिसे 1984 में शैरन गेनन तथा डेविड लाइफ ने स्थापित किया। यह एक आध्यात्मिक तथा शारीरिक व्यायाम है। जीव मूर्ति योगा, शक्ति योगा, यह हठ योगा का ही एक प्रकार है जो शारीरिक व्यायाम के लिए अत्यधिक लाभकारी होता है। हठ योगा आपका शारीरिक एक्सरसाइज के लिए काफी फेमस है, ठीक है। यून योगा, तो ये मेडिटेशन पर आधारित है। मेडिटेशन का मतलब होता है किसी भी जगह पर, किसी भी केंद्र बिंदु पर ध्यान को केंद्रित करना, वही क्या है आपका मेडिटेशन है, उसी को क्या कहेंगे? मेडिटेशन कहेंगे। जिसे टोस्ट योगा भी कहते हैं, ठीक है। इसके द्वारा क्या कहते हैं? इसको ध्यान से देखो, इसको कहते हैं टोस्ट टोस्ट योगा, ठीक है, कहते हैं। इसके द्वारा बिना व्यायाम के भी आराम और रिलैक्स रह सकते हैं, ठीक है, यून योगा। और यही चाहिए, यही हम लोग करते हैं, ठीक है। ये जो है टोटल 8 प्रकार के नाम याद रखने, सिर्फ कुछ ना कुछ लिख देना। अगर बोर्ड एग्जाम आएगा हाउ मेनी टाइप्स ऑफ योगा प्लीज एक्सप्रेस इज, तो आपको योगा के 8 प्रकार के बारे में थोड़ा बहुत नाम याद रखनी, एक एक लाइन करके दिए हैं ताकि आपको ज्यादा पढ़ने की जरूरत ना हो, आपका एक्सप्लेनेशन हो जाए। जो बेस्ट लाइन है, जो मेन कॉन्सेप्ट है, वो लाइन एक लाइन में उसको एडजस्ट करने का हम प्रयास किए हैं, ठीक है। तो ये चीज आप लोग देख लेना। चलो अगला जो क्वेश्चन है, विद्युत आघात चिकित्सा क्या है? विद्युत आघात चिकित्सा, ठीक है। तो विद्युत आघात चिकित्सा, इसमें विद्युत प्रवाह द्वारा आघात पहुंचाकर उसमें आपेक्ष उत्पन्न कर रोग मुक्त किया जाता है, ठीक है। इस तरह आघात से रोगी में कुछ समायोजित व्यवहार धीरे धीरे कम हो जाते हैं। देखो मन क्या होता है कि रोगी के मन में कुछ ना कुछ चलते रहता है ना, रोगी के मन में कुछ ना कुछ चलते रहता है, सो रहा है एकदम, या फिर अगर कुछ हल्का सा उसको शॉर्ट सर्किट लगा दो, इलेक्ट्रिसिटी का 2 वायर प्लग में घुसा दो, उसको शॉर्ट सर्किट लगा दो, है ना। इस तरह से जो मतलब बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन इसमें शॉर्ट सर्किट उस तरह से नहीं लगाया जाता है, तो आदमी ये मर जाएगा, ठीक है। तो ये जो होगा आपका विद्युत आघात चिकित्सा योगा में, विद्युत आघात के माध्यम से उनकी मनोवैज्ञानिक विकारों को कम करने का प्रयास किया जाता है। विद्युत आघात चिकित्सा क्या है? एक ऐसा चिकित्सा का प्रकार है जिसमें मनोवैज्ञानिक दबाव को, मनोवैज्ञानिक तनाव को किसके द्वारा? विद्युत आघात के द्वारा कम किया जाता है। समझ गए? अब चलो अगला जो क्वेश्चन आया कि व्यवहार चिकित्सा की मॉडलिंग प्रविधि का वर्णन करें, ठीक है। व्यवहार चिकित्सा की मॉडलिंग प्रविधि का क्या करें? वर्णन करें। इसका हमको क्या करना है? डिफाइन करनी है। अब ये बताना है व्यवहार चिकित्सा की मॉडलिंग प्रविधि। अब ये देखोगे व्यवहार चिकित्सा ने बिहेवियरल थ्योरेपी, व्यवहार चिकित्सा की मॉडलिंग प्रविधि का उपयोग सबसे पहले बेंदुरा ने किया था। इस प्रविधि में रोगी दूसरे व्यक्ति या मॉडल को एक खास व्यवहार करते देखता है और इससे विशेष अनुभव प्राप्त करता है तथा उसी के जैसा व्यवहार करने के लिए सीखता है। इस तरह के परीक्षण के आधार पर रोगी वांछित व्यवहार करना धीरे धीरे सीख लेता तथा अवांछित व्यवहार को देख लेता। देखो हमको सीधा इतना डेफिनेशन नहीं पढ़नी। व्यवहार चिकित्सा की मॉडलिंग प्रविधि, व्यवहार चिकित्सा की मॉडलिंग प्रविधि, देखो इसमें ये एक ऐसी विधि है जिसमें कोई व्यक्ति अगर गलत व्यवहार करता है ना, जो समाज में स्वीकार नहीं है, वैसा व्यवहार करता है, तो उस आदमी को, उस व्यवहार करने वाले को एक मॉडल के सामने रखा जाता है। किसी की आदमी को उसके सामने एक मॉडल प्रस्तुत कर दी जाती है कि देखो ये आदमी जो व्यवहार करेगा उस तरह से तुम व्यवहार करना। वो आदमी अच्छा व्यवहार करने के लिए सिखाता है और वो भी जो असामान्य व्यवहार करता था, जो सामान्य व्यवहार नहीं होता था, जिसको समाज के द्वारा स्वीकृत नहीं थी, तो वो क्या करते हैं, जो मॉडल उसके सामने रखा गया उसको कॉपी करते हैं। उसी तरह से वो जो पुराना व्यवहार है, जो समाज के द्वारा स्वीकार नहीं किया गया था, तो उस व्यवहार को त्यागते हैं और नया वाला व्यवहार, जो अच्छा व्यवहार है, सामाजिक व्यवहार है, उसको वो सीखते हैं। तो ये जो हो जाएगा, इसी को कहेंगे हम व्यवहार चिकित्सा की मॉडलिंग प्रविधि। व्यवहार चिकित्सा की मॉडलिंग प्रविधि में क्या होगा कि व्यक्ति जो होंगे ना, तो पुराने व्यवहार को करना छोड़ेंगे जो समाज के द्वारा स्वीकार नहीं है और नया व्यवहार को करना स्टार्ट करेंगे जो समाज के द्वारा स्वीकार्य होता है, ठीक है। तो व्यवहार चिकित्सा की मॉडलिंग प्रविधि ये होती है। समझ गए? अब चलो अगला जो है संज्ञानात्मक चिकित्सा क्या है? संज्ञानात्मक चिकित्सा ये वास्तव में व्यवहार चिकित्सा के सिद्धांत पर आधारित चिकित्सा विधि है जिसमें संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं जैसे प्रतिभा, चिंतन, कल्पना, बुद्धि, विचार इत्यादि और क्रियाओं पर विशेष रूप से बल दिया जाता है। देखो संज्ञानात्मक चिकित्सा में क्या होता है कि मन में जो भी द्विधा उत्पन्न है, जो भी कंफ्लिक्ट, जो भी फ्रस्ट्रेशन आते हैं, मानसिक विकार के कारण जो भी मन में दुविधा, जो भी चीज आती है, उसको कम करने का प्रयास किया जाता है। तो वो किया जाता है किसमें? संज्ञानात्मक चिकित्सा विधि में, ठीक है। फिर आगे करा, इस चिकित्सा विधि में रेशनल इमोटिव चिकित्सा, संज्ञानात्मक चिकित्सा तथा प्रतिबल संचारण चिकित्सा महत्वपूर्ण है। रेशनल इमोटिव चिकित्सा का आदेश क्या है कि आदेश
है ना, आदेश चिकित्सा विधि है जिसमें रोगी को आदेश दिया जाता है ना, कि क्या करने से उनका जीवन सुखमय हो जाएगा, मतलब सुख आएगा। संज्ञानात्मक चिकित्सा विश्वास पर आधारित है कि मनोवैज्ञानिक विषाद के मूल कारण नकारात्मक भाव को दूर करके रोगी को ठीक किया जा सकता है। ठीक है, देखो संज्ञा हम सीधा बोलेंगे एक लाइन में, इतना डेफिनेशन मत याद रखो। ठीक है, ध्यान से सुनो। संज्ञानात्मक चिकित्सा चिकित्सा करने का एक ऐसा तरीका है, यानी एक ऐसा चिकित्सा विधि है। संज्ञानात्मक चिकित्सा एक ऐसा चिकित्सा विधि है जिसमें मानसिक रोग से पीड़ित रोगी के मानसिक कष्ट को, मानसिक जो प्रॉब्लम है, जो दबाव है, उसको कम करने के लिए संज्ञान में परिवर्तन किए जाते हैं। जैसे कि बुद्धि, चिंतन, कल्पना, है ना, विचार, उसमें थोड़ा बहुत चेंजिंग किए जाते हैं, उसको ठीक करने का प्रयास किया जाता है। ये सब बुद्धि, चिंतन, कल्पना, विचार, इसको ठीक करने का प्रयास किया जाता है। ये हो जाएगी आपका संज्ञानात्मक चिकित्सा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, संज्ञानात्मक चिकित्सा। अब देखो मनोगत्यात्मक चिकित्सा की विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन करें। मनोगत्यात्मक चिकित्सा, ठीक है, तो इसकी किन किन अवस्थाएं हैं? ठीक है, इसकी जो है 4, है ना, 4 इसकी अवस्थाएं, 5, है ना, इसकी टोटल 5 अवस्थाएं, ध्यान से देखो। ठीक है, इसकी क्या क्या अवस्थाएं? 5 अवस्थाएं। तो पहली अवस्था जो है, पहली अवस्था हम देखेंगे मनोगत्यात्मक चिकित्सा। मनोगत्यात्मक चिकित्सा का प्रतिपादन फ्रायड के द्वारा किया गया। इस चिकित्सा विधि में व्यक्ति के दमित इच्छाओं, द्वंद्वों तथा डर आदि के अचेतन से बाहर निकालकर उसमें पर्याप्त सूझ विकसित करने की कोशिश की जाती है। ध्यान से देखो, मनोगत्यात्मक चिकित्सा जो होगा, इसमें कोई चीज दमित इच्छा है, जो इच्छा को पूरा आपने नहीं कर पाया और उसको दमित करके उसको अपने अचेतन भाग में धकेल दिया कि भाई ये इच्छा पूरा होगा ही नहीं, तो इसको मन से हटाओ। लेकिन ये विधि क्या करता है, मनोगत्यात्मक चिकित्सा विधि, कि वो इच्छा को आपके अचेतन भाग से लेके आता है चेतन में, और फिर वो इच्छा पर आप करना स्टार्ट करते हैं काम, और आपकी जो इच्छा है वो फिर आपकी पूरी होने लगती है। ठीक है, तो ये जो है इस चिकित्सा विधि में व्यक्ति के दमित इच्छाओं, द्वंद्व तथा डर आदि को अचेतन से बाहर निकालकर उसमें पर्याप्त सूझ विकसित करने की कोशिश की जाती है। तो इसके निम्नलिखित अवस्थाएं हैं। पहली जो अवस्था है, स्वतंत्र साहचर्य अवस्था। इस अवस्था में रोगी से उन सभी विचारों, घटनाओं आदि के बारे में बतलाने के लिए कहा जाता है जो उसके मन में आते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा साहचर्य चिकित्सा। प्रतिरोध की अवस्था, क्योंकि प्रतिरोध की अवस्था जो होगा, इसमें रोगी ना क्या करते हैं, चिकित्सा विधि का विरोध करते हैं, नहीं बताएंगे हमको क्यों तकलीफ हो रही है। रोगी बोलेगा हम अपना इलाज नहीं कराएंगे, ये नहीं मतलब पागल जैसा व्यवहार करेगा इस अवस्था में आकर के। ठीक है, स्टेज ऑफ रेजिस्टेंस। इस अवस्था में रोगी अपने द्वंद्वों एवं इच्छाओं के बारे में बोलते बोलते चुप हो जाता है, बताना नहीं चाहता है, या मुख्य सांवेगिक विचारों की अभिव्यक्ति नहीं करना चाहता, अर्थात रोगी चिकित्सा का विरोध करता है ना। फिर आगे कहा गया स्वपन विश्लेषण की अवस्था। ठीक है, तो इस अवस्था में रोगी को स्वपन देखने के बाद उठने पर उस स्वपन के बारे में लिखने के लिए कहा जाता है। ये हो जाएगा स्वपन विश्लेषण अवस्था, है ना। सो रहा रोगी, 2-3 दिन उसको टाइम दे देगा, बोलेगा कि बताओ सपना में क्या क्या देखे, है ना। तब फिर उनको जो चीज देखा उनको लिखने के लिए कहा जा रहा है। स्थानांतरण की अवस्था, है ना। इस अवस्था में रोगी और चिकित्सक के बीच एक प्रकार का संवेगात्मक संबंध विकसित हो जाता है, जिसमें रोगी अपने घृणा, क्रोध, कुंठा, भय के भाव, काम संबंधी प्रवृत्ति आदि को चिकित्सा के सक्षम प्रकट करने लगते हैं, अर्थात रोगी अपना परेशानियां बताने लगता है। इस अवस्था में चिकित्सक अत्यंत ही सावधानी पूर्वक रोगी का साथ देते हुए इस प्रक्रिया को प्रोत्साहन देता है, क्योंकि इससे चिकित्सक को रोगी के अचेतन द्वंद्वों को समझने में काफी ज्यादा मदद मिलती है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका स्थानांतरण की अवस्था। फिर अगला जो अवस्था है, अगला है समापन की अवस्था। अगला क्या है, समापन की अवस्था। इस अवस्था में चिकित्सक रोगी में सुख विकसित करने का प्रयास करता है, जिससे असामान्य लक्षणों को दूर किया जा सके। इसके बाद चिकित्सा स्तर का समापन धीरे धीरे किया जाता है। ठीक है, तो ये 5 अवस्थाएं बताई गई, है ना। ये 5 अवस्थाएं बताई गई किसकी, ये 5 अवस्थाएं जो है आपको मनोवैज्ञानिक चिकित्सा की बताई गई। मेरे दोस्त, आपको सुबह कुछ नहीं रखना, जो 5 अवस्था के नाम जो है ना, इसको आपको रट्टा मार के याद रखना। स्वतंत्र साहचर्य की अवस्था, प्रतिरोध की अवस्था, स्वपन विश्लेषण की अवस्था, स्थानांतरण की अवस्था, और लास्ट में क्या दिया, लास्ट में दिया गया आपका समापन की अवस्था। 5 अवस्था याद रखनी, ये मनोवैज्ञानिक चिकित्सा विधि का अगर आपको पूछा जाएगा तो इसमें लिख देना। ठीक है, तो आज की जो क्लास है यहाँ तक आपकी रही, है ना। ये सारी क्लासेस जितने भी हम लोगों ने कवर किया, तो क्वेश्चन का जो पैटर्न रहेगा ना आपका इसी प्रकार का रहेगा। क्वेश्चन का पैटर्न आपका इसी प्रकार का रहेगा, आप लोग घबराएं नहीं। सब्जेक्टिव में एक बात है कि कॉपी खाली मत छोड़ना, ये समझौता कभी नहीं किया जाएगा आपसे कि आप कॉपी छोड़ के आए हैं, कॉपी खाली छोड़ के आए, है ना। अगर लास्ट में देखो, टाइम मैनेजमेंट बहुत बड़ी चीज होती है।
अगर घड़ी नहीं है तो घड़ी लगवा लेना। हाँ, पहला 2 दिन तो एग्जाम हो चुका होगा, घड़ी तो लग गया होगा। टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, सिर्फ पढ़ लेना बहादुरी नहीं है। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट करोगे जा करके, और जो टाइम नहीं बचेगा, ठीक है, अगर टाइम नहीं बचेगा तो कुछ ना कुछ लिख करके जरूर देखोगे कि भाई मेरे पास टाइम नहीं बच रहा, 2-4 मिनट बचा हुआ, 5-6 मिनट या फिर 15 मिनट बचा हुआ है। तो ये ऐसा नहीं कि एक ही क्वेश्चन में पूरा पेज भर रहे हैं, एक क्वेश्चन में दूसरा तीसरा चौथा को भी टच करना, 4-5 लाइन करके कम से कम हर एक क्वेश्चन में जाके लिखना। ठीक है, ये सारी चीजें आपको करनी है। ठीक है, तो ये क्लास आपकी यहाँ तक समाप्त हो रही है, फिर आपके नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।